अब देखिए किसान भाई, ऐसा है कि अब युग आ गया है बहुत ही सूझबूझ के साथ खेती करने का। आपके जनरली अभी तक ये होते आ रहा है कि आपके खेत में कोई कीड़े मकोड़े या कोई बीमारी, यानी पौधा सूख जाना, उसी को हम लोग बैर बीमारी कहते हैं। और उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि नज़दीकी के दुकानदार के पास चले जाते हैं और वो जानकारी के अभाव में कुछ न कुछ दे देते हैं। परिणाम स्वरूप हुआ है जो कि हमारी पैसा भी चला जाता है और बीमारी भी ठीक नहीं होता है। तो आप लोग, आपके ज़िला में कृषि विज्ञान केंद्र है, उस कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ वैज्ञानिक है, नंबर भी हम दिए हुए हैं 9472244170 और भी है। तो आप लोग वहाँ से संपर्क स्थापित करके और जानें कि पौधा बीमार कैसे कैसे होता है। पौधा बीमार होता है आपको कीड़ा के द्वारा, उसमें कीटनाशी दवाइयाँ दिया जाता है। उसमें है जो कि बीमारी लगता है उसको फफूंदनाशी कहते हैं। जैसे अभी आपको बांका जिला में, खैर शंभूगंज प्रखंड में मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन और जगह जगह कोयली बीमारी का शिकायत है, जिसको कि हम लोग फॉल्स अस्मट कहते हैं, वैज्ञानिक की भाषा में फॉल्स अस्मट कहते हैं। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं जानकारी के अभाव में कि उसमें है जो कि अल्फा मेथ्रीन, डेल्टा मेथ्रीन, इमीडा क्लोरोपिड, ये सब दवाइयाँ देते हैं जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, मैंने नहीं देने कहा। आपको हर हमेशा उसमें फफूंदनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पड़ता है, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड उसमें काम करता है। तो आप लोग जानकारी पूर्ण रखें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और खेत में जब भी आपकी कोई समस्या आ जाए, जैसे अभी भनमनिया कीड़ा का प्रकोप है, इसमें हम देख रहे हैं कि कम है, तब इसके लिए आप लोग क्या करें कि इसको सबसे पहले धान बढ़ा हुआ है, खूब उपजा हुआ धान है, तो इसको बीहा फाड़ लें। बीहा हर हमेशा पूर्वे पश्चिम में फाड़ें, ये जैसे उतरे दक्षिण ना फाड़ें, क्योंकि पूर्वे पश्चिम में फाड़ने से भी क्या होता है कि उसका धूप का है जो कि ये होता है। तो 6 फीट 60 फीट पर दूरी बीहा फाड़ लें। और आप है जो कि अच्छी दवाइयाँ, इमीडा क्लोरोपिड, डेल्टा मेथ्रीन, अल्फा मेथ्रीन, ये सब ग्रुप का दवाइयाँ आप है जो उचित मात्रा में है, मतलब कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों से लिखवा के और उचित पानी का छिड़काव करेंगे तो आपका खेती है जो कि लाभदायक होगा। अब बगल में मतलब राजेंद्र कस्तूरी धान लगाया गया है, उसमें है वो सेंटेड धान है, बहुत अच्छी धान है। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सेंटेड धान होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े बैर बीमारियों का आकर्षण ज़्यादा होता है, ये प्रकृति का नियम है। तब उस परिस्थिति में आपको और दूसरी वो मतलब उसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व का भी अभाव होगा। तब उसमें सूझबूझ के साथ वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करके उसकी आप खेती करेंगे तो आपकी अच्छी होगी और फायदे रहेगा और मतलब आपका है जो कि खुशहाल जीवन है। ये अभी धान सर कब कटेंगे? देखिए, यदि ये आधार बीज है और उपेंद्र बाबू इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, हम लोग हालांकि इनसे फ़ोन से कहे थे कि इसको बिहार राज्य सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी पटना से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इसका FIR LIR और इंस्पेक्टर सैंपल सब हम लोग करवा देंगे। हालांकि किसी कारण बस इन्होंने नहीं करवा पाए, शादी ब्याह में फंस गए थे। तो ये चूँकि आप बीज इसको यदि बनाना चाहेंगे तो इसका फिजिकल मैच्योरिटी पर काटेंगे। फिजिकल मैच्योरिटी और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि इसको चावल बनाना चाहते हैं तो एक हिंदी में कहावत है, धान दूधा और रबी बूढ़ा, तो जो कि आप लोग सब जानते हैं। परंतु यदि इसको आप बीज बनाना चाहेंगे तो इसका दाना अभी देख रहे हैं कि हरा टाइप के लिए हुए है ना, एक भी इसमें भूरा नहीं है। तो इसको आप जब भूरा हो जाए, संपूर्ण बाली भूरा हो जाए, हालांकि इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है हमारे नंबर ऑफ जो पैनकिल्स वगैरह हैं, इसको भूरा होने के लिए जब समस्त बाली का मतलब दाने भूरा हो जाएं तब इसको है जो कि आप कटाई करके, और कटाई करने के बाद इसको पतारी बढ़िया से लगा के और इसको 6 से 7 दिनों के बाद हटिया के और इसको उचित मतलब साफ़ सफाई करके अच्छा तरह से बुड़ा में पैक करके आप रखेंगे तो आपका। लेकिन यदि आप चावल बनाना चाह रहे हैं और इसको पूरा पका के काटेंगे तो उसका चावल ब्रेकेज होता है। इसलिए यदि आप चावल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हैं, चूड़ा में और आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में देखना होगा, हरा चूड़ा होगा, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उसको है जो कि चूड़ा बनाना चाहते हैं तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर, चावल भी बनाना चाहते हैं तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर, परंतु बीज के रूप में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इसको पकने दें और ज़्यादा पकने ना दें, क्योंकि ज़्यादा पकने के बाद आपके दाने टूट के इसी खेत में गिरेंगे और मतलब उससे
उस समय जब हम प्रशिक्षण में शंभूगंज प्रखंड मुख्यालय में आए थे तो हम आप तमाम किसानों को बताए थे कि धान की खेती में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस समय भी हम जिक्र किया था कि प्रभेद का चयन करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके खेत में जो राजेंद्र मंसूरी एक धान है, उसका बगल में जो दूसरी प्रजाति लगा हुआ उससे है जो कि अच्छी है। जैसा कि बाली हम मतलब आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपका ही प्रक्षेत्र है, हम लोग आपके द्वार पर आए हुए हैं। तो इस बाली की लंबाई हम मतलब यदि इसको नापते हैं तो ये करीब करीब है जो कि 1.5 बीता है, और इसका तो 31 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। और इसमें दाने हैं जो कि लगभग 210 दाने 220 दाने हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें जो चैफी ग्रेन्स हैं, जो खोखले दाने होते हैं, वो नहीं हैं। तो यह वैरायटीज आपके यहाँ बहुत ही उपयुक्त है, और धान की खेती में प्रभेदों का चयन ही बहुत ही मायने रखता है। दूसरी बात क्या है कि हम प्रशिक्षण के क्रम में आप लोगों को यह भी बताए थे, और आज और भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग जब भी धान की खेती करें उसकी वैरायटीज़ का अवधि को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बगल में अभी श्री विधि का धान है, तो श्री विधि का आपको 1001 धान वैरायटीज़ है, उसका उम्र है जो कि 145 दिन का है। इसका उम्र है राजेंद्र मंसूरी एक है, इसका उम्र है जो 155 दिन का है। तो आप लोग जब भी इसको बिचड़ा में डालें, हालांकि इस साल भी आप लोग बिचड़ा लेट डालें, इसका बिचड़ा आप है जो कि 1 जून से लेके 10 जून तक डाल लें, और उसके बाद आप 15 से 20 दिनों या 22 दिनों के बाद उसको उखाड़ के और इसकी रोपण कर लेते हैं तो आपकी अच्छी होती है। एक चीज़ मैं इस धान के खेत में गलत ये देख रहा हूँ, और जो कि यह बांका ज़िला में जनरली ये देखा जाता है कि जो पौध से पौध की दूरी है वो लगभग है जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर है। जबकि मैं हर एक प्रशिक्षण में, हर एक ट्रेनिंग के द्वारा हम आपको बताते हैं कि आप है जो कि छीहड़ थोड़ा रोपिए, यानी 22 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी रोपिए। अब देखिए, मैं यह भी देख रहा हूं कि आपके खेत में थोड़ा भनभनिया कीट का आक्रमण आया हुआ है, लेकिन संजोग अभी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसलिए उसका पॉपुलेशन इनएक्टिव है। तो अगले साल आप ध्यान देंगे कि इसका दूरी मेंटेन रखें। दूसरी बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ सीडलिंग्स, बिचड़ा आप 1 दें या 2 दें, इसका भी आप अनुपालन करेंगे तो ये राजेंद्र मंसूरी आपके बांका जिला के लिए वरदान साबित होगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली जैसी बात आपके सामने उभर कर आया। हम यो कहें बेस्ट वैरायटीज हम पूरा एज ए एग्रोनॉमिस्ट हम बताना चाहते हैं कि जब ऊंची ज़मीन है और मध्यम ज़मीन है, जहाँ पर हम खड़ी हैं ये मध्यम ज़मीन है, तो मध्यम ज़मीन के लिए आपके यहाँ नाटी मंसूरी जिसको MTU 7029 कहते हैं, उसके बाद राजेंद्र मंसूरी, उसके बाद राजेंद्र श्वेता, BPT 5204, और आपको मतलब ये 4 वैरायटीज है जो कि बहुत ही उपयुक्त है। और ज़रूरत है इसका आधार बीज या प्रमाणित बीज या सत्यापित बीज मतलब लाने की ज़रूरत है, और बीज ही सब कुछ है। तो हम कृषि विज्ञान केंद्र में इस साल भी हमारे पास है जो कि मतलब 12 एकड़ में हम लोग आधार बीज उत्पादन कर रहे हैं, और लगभग हम है जो कि 200 कुंटल आधार बीज उत्पादन करेंगे, और किसान को हम लोग सीधे तौर पर हम लोग देते हैं। हालांकि पीछे साल माननीय कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी के मार्गदर्शन एवं हम लोगों के विचारों उपरांत उन्होंने बीज की कीमत को किसानों के हित में देखते हुए बहुत ही कम रखा, और 15 रुपये किलो, क्या 15 रुपये किलो दिए थे, हाँ 14 रुपये किलो हमने है जो कि आधार बीज उपलब्ध कराया। हम लोग जिस प्लॉट पर खड़े हैं तो उसमें हम यह देख रहे हैं कि जो बाएं साइड में प्लॉट है वो राजेंद्र मंसूरी 1 से आच्छादित धान की फसल के मैंने खेत है, और दाहिने साइड में जो प्लॉट है ये राजेंद्र कस्तूरी का है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि मतलब इसमें काफ़ी मात्रा में है जो कि
गलसा रोग भी लगा हुआ है। और साथ ही साथ जब भी हम इसका खेत का भ्रमण किए तो इसमें हमें जो फॉल्स आस्मट इन पैडी, जिसको कि उसको कोयली बीमारी के नाम से किसान लोग जानते हैं, और इसमें देखिए कितना मतलब किस तरह से पहले, जैसा कि हम आपको भी प्रशिक्षण में बताया भी है कि सबसे पहले एक दाने में वो लक्षण दिखाई देते हैं, और देखते देखते यदि आप लोग इस पर है जो कि काबू नहीं पाएंगे, यदि इसका दवा वगैरह छिड़काव नहीं करेंगे तो समूचे खेत में फैल जाते हैं और समूचा दाने हैं जो कि खराब हो जाते हैं। इसको सुधारने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फंजीसाइड्स, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेक्निकल नाम है, सुन लिया जाए गौरपूर्वक। ये बाज़ार में 3, 4, 5 नामों से जाने जाते हैं। ये ब्लू कॉपर के नाम से जाना जाता है, ब्लाइट टॉस 50 के नाम से जाना जाता है, क्यूरेक्स के नाम से जाना जाता है, टॉप गन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे यूरिया में क्या देखते हैं, कोई शक्तिमान का यूरिया होता है, कोई है क्रिप्को का यूरिया होता है, कोई मोती छाप यूरिया होता है। तो उसी प्रकार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप है जो कि 4 ब्रांड में बाजार में उपलब्ध है। कोई एक दवा उचित मात्रा में 20 ग्राम दवा 6 लीटर पानी में घोल के प्रति कट्ठा के हिसाब से यदि इसको आप छिड़काव कर देते हैं बिया फार के, तो ये फॉल्स आस्मट आपको है जो कि दूर हो जाएंगे। और यदि आप चाहेंगे कि हम इसको धीरे धीरे करेंगे तो देखते देखते समूचे खेत में फैल जाता है, और खेत में फैलने के बाद एक खेत से दूसरे खेत और एक गांव से दूसरे गांव इसका ट्रांसफर होता है। तो आप लोग इसको जैसे ही लक्षण पड़े तुरंत इस पर है जो कि दवा का छिड़काव करें। और ये होता है कैसे, इसको कैसे होता है, तो यह है जो बीज जनित बीमारी है। आप जहाँ से बीज लाए हैं वहाँ पीछे साल यह बीमारी आया होगा, और मतलब यदि आप इसको बीजोपचार किए हुए रहते, इसको आपने बीजोपचार यहाँ कर लिया होता बेबिस्टिन से या ट्राइकोडर्मा से या बीटावैक्स पावर से, तो ये वहाँ से जहाँ से लाए होंगे, लाने से क्या होगा, यदि आप बीजोपचार कर लिए होते तो यह है जो कि यह समस्या नहीं आता। अतः आप कहीं भी धान की खेती करें या गेहूं की खेती करें या किसी फसल की खेती करें, बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार करना ना बोलें, इसी में आपकी सुरक्षा है, राज्य की सुरक्षा है और हम लोगों की सुरक्षा है। तो बीजोपचार अवश्य करें। साथ ही साथ यहाँ पर आप मतलब जिंक का कमी भी हमको महसूस हो रहा है, जिसको कि खैरा बीमारी के नाम से जाना जाता है, और किसान की भाषा में उसको भरको बीमारी कहते हैं। इसका जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाई कि ये समूचा मतलब प्लॉट में नहीं आता है। इसका लक्षण यही है कि आपको या तो खेत सूख जाता है, खेत सूखने के बाद उसमें है जो कि ये लक्षण आता है। तो जिस खेत सूखने के बाद जो लक्षण आता है तो इससे यह मालूम होता है कि उसमें एक्चुअल जिंक की कमी है। परंतु जिस खेत में हम खड़े हैं उस प्लॉट में हम देख रहे हैं कि यह खेत कभी नहीं सूखा है और इसमें अभी भी है जो कि लाती धस रहा है, फिर भी इसमें जिंक की कमी आया है। तो इसमें है जो कि मतलब आपका जिंक का उपस्थिति था, परंतु इसमें है जो कि वह उसका सही माने में आपका जैसे फॉस्फेट और पोटेशिक फर्टिलाइजर नहीं दिया गया है, और असंतुलन के वजह से इसमें खैरा बीमारी आ गया। और खैरा बीमारी का लक्षण क्या है कि सबसे पहले क्यारी दर क्यारी 1-2 पौधा देखेंगे कि भूरा होते जाएगा, ऊपर से जलते जाएगा और नीचे नीचे बढ़ते जाएगा। और यदि इसको हम ध्यान नहीं देंगे तो वह है जो कि मतलब क्यारी क्यारी समूचे खेत में फैल जाता है। तो जैसे ही आपको इस तरह के लक्षण आवे, आप है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों या और जिला में जो पदाधिकारी हैं कृषि से संबंधित हैं, जिनके पास अनुभव है, नॉलेज है, उनसे आप बात करके और उनकी दवाइयाँ को उचित मात्रा में छिड़काव। अब इसमें क्या है कि जब सपोज यदि मान लिया जाए आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया और इसको हम चाहते हैं ठीक करने के लिए, तो इसमें चिलेटेड जिंक या हाई जिंक की मात्रा आता है, उसका उचित मात्रा चिलेटेड जिंक 10 ग्राम 6 लीटर पानी में घोल के प्रति कट्ठा के हिसाब से, उसके साथ है जो कि कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह भी दे के छिड़काव करके, और इसको है जो कि हम कुछ हद तक है जो कि मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पौधा प्रभावित हो गया उसको ठीक होने में समय लगेगा। खैरा बीमारी को दूर करने के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से 1 हेक्टेयर में 4 बीघा या 4.5 बीघा यानी 10,000 स्क्वायर मीटर जो होता है उसी के लिए हम अनुशंसा कर रहे हैं, 5 बीघा होता है। तो इसको कब दें ये भी एक माने रखता है। आप लोग इसको चौकी देने से पहले इसको खेत में छिड़ दें। याद रखें कभी भी जिंक सल्फेट को दूसरे रासायनिक उर्वरक के साथ मिला के नहीं दें, कोई रासायनिक, क्योंकि जैसे यूरिया के साथ मिलाएंगे, डीएपी के साथ मिलाएंगे, उसका एक दूसरे प्रकार का केमिकल रिएक्शन कर लेगा और इस तरह से हो जो कि अनसॉइलेबल फॉर्म में हो जाएगा और वह मिट्टी में स्थायित्व हो जाएगा, वह अवेलेबिलिटी नहीं होगा।
एक चीज़ और हम मतलब यहाँ देखने के उपरांत हमने ये पाया कि बहुत सारे किसान हमसे दूरभाष के द्वारा बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सर हम 1.5 किलो 2 किलो DAP दे रहे हैं, परंतु उस रेस्पेक्ट में हम धान नहीं देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है अभी कि जो आप लोग टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं DAP का, फॉस्फेटिक और पोटेशियम का, तो वह है जो कि इनसॉल्युबल में अघुलनशील मात्रा में मिट्टी में फिक्स होते जा रहा है, मिट्टी में स्थिरीकरण होते जा रहा है। ऐसा ना करें। आप फुल मतलब नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, स्फूर की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, जिंक की पूरी मात्रा, बोरन की पूरी मात्रा अंतिम जोत के समय पाटा देने से पहले, चौकी देने से पहले आप दें। इससे उसका अपटेक इफिशियंसी यानी पोषक तत्व लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक चीज़ आपको यह ध्यान देनी जरूरी है। एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि जो आपने प्रीवियस पिछले 4 से 5 साल या 6 साल में जो खेती किए हैं, सघन खेती के नाम पर खेती किए हैं, उसमें अंधाधुंध अनियंत्रित वे में रासायनिक उर्वरकों का आपने इस्तेमाल किया है। यदि हम और वो उर्वरक हम जान रहे हैं कि मिट्टी में फिक्स हो गया है, अघुलनशील मात्रा में उपस्थित है, हम चाहते हैं कि उस फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को, उस पोटेशियम फर्टिलाइज़र को हम अवेलेबल फॉर्म में लाएँ, घुलनशील अवस्था में लाएँ। तब इसके लिए एक आता है PSB को हम लोग कहते हैं फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो वह उस PSB को मतलब 4 kg PSB प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जोत के समय यदि देते हैं तो उसका अपटेक इफिशियंसी मतलब बढ़ जाता है। तो उस PSB का भी आप इस्तेमाल करें। एक चीज़ और किसान भाई हम मैसेज आपको देना चाहेंगे कि जो जिस रफ्तार से रासायनिक उर्वरकों का कीमत बढ़ रहे हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आपको है जो कि नील हरित शैवाल, एजेटोबैक्टर, केचुआ खाद और जैविक खाद को आप बढ़ावा दें। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जिस खेत में हमने जैविक खाद के द्वारा खेती करते हैं उसमें ये जो दहिया कीट हो या मतलब फॉल्स अस्मट हो या भनभनिया हो या पैडी लीफ हॉपर हो या बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट हो यानी पारिकुलेरिया ओराइजी हो, तमाम प्रकार के जो कीड़े आते हैं इसमें या बर बीमारियां आते हैं या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं धान में, उससे भी हम लोग कुछ हद तक निजात पाते हैं। तो आप लोग है जो कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित जल प्रबंधन, और समेकित का मतलब यूँ समझे कि टिकाऊ खेती होता है, वो बिकाऊ खेती नहीं होता है। इससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में हम भी हरियाणा, पंजाब और चाइना का टक्कर दे पाएँ। हम कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा कार्यादेश है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित रहता है। और हम किसानों के लिए मतलब मुख्य रूप से जो मेरा कार्यादेश है या मैंडेट्स हैं उसमें किसानों को हम धान के विषय में उनको हम प्रशिक्षण देते हैं और यह प्रशिक्षण समय पर आने पर उनके खेत पर भी जाके देते हैं और अपने केंद्र पर भी देते हैं। प्रशिक्षण के अलावे हम लोग प्रत्यक्षण भी करते हैं जिसको कि OFT और FLD अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण या ऑन फार्म ट्रायल प्रत्यक्षण करते हैं। ऑन फार्म ट्रायल में हम लोग जो नई वैरायटी जैसे सहभागी आया तो इसको हमने ऑन फार्म ट्रायल के तहत अपने प्रक्षेत्र पर भी किया, कुछ चुनिंदा किसानों के यहाँ किया और ये प्रजातियाँ इस साल बहुत अच्छी लग रही हैं। तब इसको अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण के तहत हम ज़्यादा किसानों के यहाँ कुछ FLD भी करेंगे और इस तरह से उनका है जो कि इसके प्रति जागरूकता होता है। उसके अलावा अखबार के माध्यम से हम लोग किसानों को अच्छी बातें मतलब प्रचार प्रसार करवाते हैं। साथ ही साथ जैसे इस साल बांका जिला में बीज का मतलब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से राजेंद्र मंसूरी MTU 7029 जिसको स्वर्णा के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र सुभाषनी और राजेंद्र भगवती हम लोग पैदा किए थे। तो इसको बिक्री करने हेतु हम लोग माइकिंग करवाए। साथ ही साथ अपने गाड़ी पर हम लोग 10 किलो 5 किलो का पैकेट बना के और किसानों के बीच में किसान गोष्ठी करके और इनको हमने वितरण किया उचित मूल्य पर।
और इस तरह से हम किसानों को धान की अच्छी पैदावार के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए जाते हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा, आत्मा के द्वारा, जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा ये चलाए जाते हैं। और इसमें काफ़ी किसान मेले भी लगाए जाते हैं, वहाँ भी हम लोग अपना सैंपल रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बाली वगैरह दिखाते हैं। और इस तरह से हम लोग सदैव प्रयत्नशील हैं। साथ ही साथ हम लोग अदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के तहत अन्य प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत हम है जो कि दूरदर्शन में भी जाते हैं और रेडियो प्रोग्राम भी करते हैं। साथ ही साथ हम किसानों के प्रत्यक्ष फील्ड पर भी भ्रमण करते हैं। जो अच्छे अच्छे किसान हैं उनका हम गोष्ठियाँ करते हैं, किसानों के बीच में क्विज करवाते हैं। और इस तरह से हम लोगों का प्रयास रहता है कि धान जो हम अच्छी मैसेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में इसको लाभान्वित करें। और हम लोग उस दिशा में आगे हो रहे हैं। और बांका ज़िला में इस साल धान की जो राजेंद्र मंसूरी या नाटी मंसूरी या सहभागी और राजेंद्र श्वेता जो इसकी मतलब खेती अच्छी हो रही है। और आने वाले दिनों में इसको और किसान हम लोग बिल्डअप करेंगे। ये जो अभी हम लोग खड़े हैं श्री तकनीक से बोया गया धान, हमारा रोपाई की गई धान है। ये कस्बा गांव में यहाँ पर उपेंद्र नारायण सिंह जी के खेत पर हैं हम लोग। और यहाँ के पहले जो हुआ करता था इस तरह की खेती श्री विधि यहाँ पर ये पहली बार लगाई गई है। और कृषि विज्ञान केंद्र से ये सब प्रेरित होकर के यहाँ पर चूँकि ये लोग कन्वेंशनल जो पुराने के जो धान की थी या फिर हाइब्रिड बाज़ार से ला करके ये लोग यहाँ पे लगाते थे, लगाने के उपरांत इनको विभिन्न तरह की कीड़े और बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में ये आए और उसके द्वारा वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षित किया गया, ये समय समय पर वहाँ भी जाते रहते हैं तकनीकी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जब वहाँ पर गए तो वहाँ से इनको जानकारी मिली, वहाँ से इन्होंने बीज भी उपलब्ध लिया और उस बीज को श्री तकनीक के बारे में और साथ ही साथ पारंपरिक विधि से भी यहाँ पे लगाया। फसल की स्थिति को आप देख सकते हैं कि किस तरह फसल है। किसान सब हमारे साथ हैं, हमारे जो ब्लॉक के जो एक्सटेंशन पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे क्रॉप दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी अच्छा स्थिति में है। सबसे अच्छी बात जो किसानों के लिए हुई इस गांव में कि ये जो फसल लगाया गया, किसानों में हर्ष का सबसे बड़ी बात है कि जो ये 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज के रूप में लगाते थे, उसमें पैसा जाया करते थे, वो ये अब 5 से 6 किलोग्राम पे आके सिमट गया है। तो बीज के रूप में भी और साथ ही साथ जो हाइब्रिड जो हमारा धान था उसके बीज को रख नहीं सकते थे, लेकिन ये हमारा चूँकि ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है और इस बीज को रखेंगे। और आगे भी हम समझते हैं कि जिस तरह का प्रोत्साहन यहाँ देखा जा रहा है, हमारे किसानों के बीच जो उत्साह देखा जा रहा है, तो ये एरिया जो अभी 15 से 20% के रूप में है, वो एरिया लगभग हम समझते हैं कि अगले साल 50% के आसपास, 50 से 60% के आसपास हम लोग पहुँचेंगे इस चीज़ को। ये धान जो है आप श्री विधि से लगाए हैं पूरी जी हाँ, शंभूगंज प्रखंड में जो है कुछ किसान का जो है इस पंचायत को चयनित किया गया और हम ही नहीं बहुत किसान यहाँ लगाए हैं। और उसमें जो है जो विधि बताया उस विधि के अनुसार हम लोग जो है सो काम जो है सो किए हैं। और बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के किसान को जो कि श्री विधि आगे वर्ष जो है प्रत्येक खेत में जहाँ तक संभव होगा श्री विधि ही लगाएंगे हम लोग। कोई भी धान हो इस विधि से जो है सो किसान को जो है कम खर्च में अधिक जो है सो सुविधा है। सूख जाने पर भी तरखा अपलैंड है, लेकिन इतना बढ़िया धान जो है दूसरा धान ऐसे नहीं होता। ये तो परसों तरसों मशीन चलाए हैं फिर पटाए हैं, तो इसलिए जो है बहुत उत्तम जो है तरीके से जो है सबको पसंद है यहाँ। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारियों से, अफसरान लोगों से मैं संपर्क रखा हूँ। उन लोगों के डॉक्टर मनोज प्रसाद
जो है सो उसके लिए जो है विधिवत हम लोगों को मदद करते हैं। कोई भी दवा या कोई रोग लगने पर वो जो है समुचित जो है फ़ोन का नंबर दिए, हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और उस विधि से हमको जो है ज़्यादा बल उन लोगों से कृषि केंद्र के वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा और ख़ास करके डॉक्टर मनोज कुमार जो हैं उनसे जो है सारी बातें जो है पहले भी आए हैं वहाँ के पदाधिकारी, आज भी सब लोग आए हुए हैं। और जो किसान नहीं लगा रहे हैं और या नहीं लगा पाए उनको क्या संदेश देंगे इस बारे में? मैं अपने ओर से सारे गांव में अच्छे किसान जो हैं, मैं उस तबके का बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ जो सबको प्रोत्साहन देता हूँ और मैं तो अपने से करता हूँ चूँकि छोटी खेती मेरी है और कुछ जो है सो खेत जो है सो अपने से और परिश्रम से जो है सो मैं लाभ उठाता हूँ। बाका के वैज्ञानिक आए हुए थे बेलोरो से, उस पर भरगाड़ी बीज था और यहाँ पर हम लोगों को बताया कि यह बीज लीजिए और इसे देखिए कैसा फसल होता है। तो हम लोगों ने उनके बीज को लिया ट्रायल के रूप में, तो अभी खेत जो देखे और धान बहुत अच्छा नज़र आया, जो कि हम लोग दुकान से पैकेट से लेते थे उसे बेहतर हमको नज़र आ रहा है यह धान। जो पहले आप लगाते थे धान और जो कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर लगा रहे हैं उसमें क्या कितना का अंतर देख रहे हैं? कृषि विज्ञान से तो अभी ले रहे हैं, पहले तो लेते थे हम लोग दुकान से, लेकिन अभी कृषि विज्ञान से जो लिए हैं धान, अभी देख रहे हैं धान बहुत सुंदर है, दुकान वाले फार बेटर बहुत सुंदर। अच्छा, तो जो किसान कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में नहीं रहते उनको आप क्या बताना चाहें, वहाँ जाने से फ़ायदे हैं? वहाँ देखिए, एक तो बाका से जो वैज्ञानिक आते हैं उनके पास तो धान है और वो उसका खेती जो किए हैं हम, इसमें पैसा कम लगता है और दुकान में सीधे इससे 4 गुना लगता है अधिक पैसा। तो सबसे पहला बचत यह हो जाता है हम लोगों को। और दुकान में जाने के बाद कहीं पर कभी भी होता है क्या कि 2 नंबर का भी धान मिल जाता है, ऐसा देखा गया है। बीच बीच में आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित रखे कि नहीं? हाँ, रखते हैं। बीच बीच में कहीं दुविधा होती है धान फसल में कुछ ऐसे, तो फ़ोन कर देते हैं। तो क्या वो आप लोग के मतलब प्रश्नों का जवाब देते हैं आसानी से? खूब आसानी से, इससे कोई बात नहीं है, खूब आसानी से देते हैं जवाब। तो इस बात की सूचना और दूसरे किसानों को आप दे रहे हैं? हम लोग आपस में गपशप करते हैं, बैठते उठते हैं तो कहते हैं भाई देखो ऐसी बात है। तो इसका मैंने बेहतर प्रचार प्रसार हो रहा है? हाँ, प्रसार तो अच्छी हो रही है यार। धान के खेती के लिए यहाँ पर लोग एकदम उतावला हैं और वैज्ञानिक आते हैं तो उसमें एक नई जोश आती है। वो पूछते हैं, जैसे हम वैज्ञानिक से मिलते हैं तो और सब किसान मिलता है कि क्या तुमसे गप हुआ।